Assalamu alaikum all of you. I hope you all are doing well. I welcome you again in my channel. जैसे कि आपको पता है कि ये मैंने सीरीज़ शुरू की है CSS के इंग्लिश के प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर सॉल्व करने की। जैसे कि मैंने 2000 ईयर के 2001 2002 एंड ये है पेपर 2003 का CSS का जो मैंने कल प्रेसी सॉल्व की थी। आज हम लोग जो है वो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो मेरे लेक्चर्स नहीं देखे थे तो आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें ताकि आप कोई भी वीडियो या लेक्चर मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई मस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्रीहेंशन। CSS के पेपर में जैसे कि आपको पता है कि एक तो ऐसे का पेपर होता है, दूसरा होता है प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर जिसमें डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। अब प्रेसी तो हमने कल सॉल्व की है। आज हम जो है वो 2003 की जो कॉम्प्रीहेंशन थी वो सॉल्व करेंगे। अब कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का तरीका ये होता है, मैं आपको पहले ये बता दूं जो ज़रूरी है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट that whenever you witness the comprehension in your exams, you first go to the questions. I repeat again, मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाना है। ऐसे नहीं कि आप जो है वो सबसे पहले जो है वो कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना शुरू करें। नो, आपको पहले क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चंस पे जाने के बाद आपको जो है वो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है, आप उस पे उसको आप लिख लें या आप उसको अपने माइंड में रखें। आपको उन क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी हैं वाइल रीडिंग दी कॉम्प्रीहेंशन। बिकॉज जो जो पॉइंट्स पूछी जाती हैं आपको उनके आंसर्स देने होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रीहेंशन। और जाहिर सी बात है, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप उनको आंसर सही कर सकते हैं या आप उनको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं, मेक आउट कर सकते हैं। अब ये तीनों वर्ड्स जो मैंने बोले हैं, मतलब टू कॉम्प्रीहेंड, टू डिसाइफर, टू अंडरस्टैंड, टू मेक आउट, मीन्स जो चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो उससे हम कहते हैं ये कॉम्प्रीहेंसिबल है। अगर कोई चीज़ अंडरस्टैंडेबल ना हो तो हम क्या कहते हैं, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। ऑल ओवर द मैप, or I am unable to decipher, I am unable to make out. So these are the words. अच्छा, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, बट ये है कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर अकॉर्डिंगली उनके आंसर्स आपको रीडिंग करते वक्त उनको ध्यान में रखना है कि जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे स्पेशली आपको फोकस करके उनको रीड करना है। अब होता ये है कि जो प्रेसी होती है उसमें 2 ड्राफ्ट होते हैं। रफ़ ड्राफ्ट जो होते हैं वो 2 होते हैं और एक फ़ाइनल ड्राफ्ट होता है। पर अगर हम लोग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो उसमें होता है एक रफ़ ड्राफ्ट जो आपको पेपर में बनाना होगा या आप बना लें। आप जो है वो आप पे है कि आप उसमें क्या लिख रहे हैं। आप उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, या आप उसमें स्मॉल सेंटेंसेस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो आपको जो है वो आंसर करने होंगे। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्रीहेंशन दी गई थी। कॉम्प्रीहेंशन मुझे तो इजी लग रही हैं, फिर आपको पता नहीं कि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी होगी आपकी, तो आपको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो लेवल होगी अंडरस्टैंडिंग की उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो मैंने तो अभी तक जितनी भी कॉम्प्रीहेंशंस या प्रेसी सॉल्व की हैं वो मुझे इजी लगी हैं। तो हम लोग पहले तो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे कि जो ऑथर है उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। अब ये जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द पैसेज व्हाट डू यू इन्फर कहते हैं कि हम लोग क्या मतलब रिजल्ट्स देते हैं या क्या हम लोग जो है वो कैसे उनको मतलब एक्सप्लेन करते हैं, हमने क्या समझा। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रबल्स द राइटर मेंशंस। अच्छा, अब इसमें अब
जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन से उनको ट्रबल्स थे, राइटर ने जो मेंशन किए हैं इस कॉम्प्रिहेंशन में, इस रीडिंग में, इस पैराग्राफ में या इस पैसेज में कौन से ट्रबल थे जो वो फेस कर रहे थे। ट्रबल की तो आपको माना पता होगी, मीनिंग पता होगी कि ट्रबल्स मीन्स दुख दर्द या जो पीड़ाएं होती हैं या जो इंसान के मतलब डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो उसके बारे में पूछा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर वर द वर्किंग कंडीशन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म वेयर हिज फादर वर्कड। अब फर्म्स जो होती हैं वो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, हम फर्म बोलते हैं एक बड़ी कंपनी को या जिसमें लोग काम करें उसे हम फर्म कहते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक फर्म के बारे में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक फर्म की भी वर्किंग कंडीशंस के बारे में जहाँ पे उनके फादर काम करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज हिज फादर्स कलीग सेक्ड। अब सेक्ड का मतलब है, अगर आपने HR पढ़ी है कभी ज़िंदगी में तो आपने वर्ड पढ़ा होगा फायर। एक होता है हायर करना, दूसरा होता है फायर करना। फायर करना मीन्स जॉब से निकालना। जैसे सेक्ड मतलब उनको क्यों जो है वो निकाला गया, उनको क्यों जॉब से जो है वो निकाला गया। किन के बारे में पूछ रहे हैं, वाई वॉज हिज फादर्स मतलब ऑथर के जो फादर हैं उनके कलीग, जो राइटर हैं उनके फादर के जो कलीग हैं उनको क्यों जॉब से निकाला गया। why his father's colleague was sacked, this was the question. Okay, the next question is how does the writer show that as father and son they do not know much about each other। अच्छा, राइटर के अकॉर्डिंग जो फादर हैं या सन हैं, ठीक है, हाउ डज द राइटर शो that as a father and the son they do not know much about each other, right। ये क्वेश्चन भी है एक। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो राइटर है उस उनके जो अब इसमें फादर एंड उनके बेटे सन हैं उनके बारे में पूछा गया है कि उनके बारे में क्या मतलब वाई द सन दे डू नॉट नो मच अबाउट ईच अदर, उनको क्यों एक दूसरे के बारे में क्यों इतना पता नहीं था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रेजेस इन द पैसेज। ठीक है, अब इसमें ये वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें मेड द बेलफास्ट पेपर्स, राइट। द नेक्स्ट इज हेड अ स्पेल। ओके, द नेक्स्ट वन इज ड्यूब्ड एंड द अदर इज वॉज सेक्ड, जैसे जो मैंने आपको अभी बताया, हिट हार्ड। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जो आपको आ रहे होंगे ऑलरेडी, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो वो आपको आ रहे होंगे। जैसे ड्यूब्ड मतलब नेम्ड, ड्यूब्ड का मतलब होता है वॉज सेक्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि हिट हार्ड। सेक्ड मतलब जॉब से निकाला गया है। हिट हार्ड का मतलब होता है मतलब I was hit hard by the difficulties which I was facing during the recession and during the economic instability। ये hit hard तो word जो है वो बहुत ही common है जो हम लोग on the regular basis यूज़ करते हैं। अब बेलफास्ट एक एरिया है जिसमें पेपर्स के बारे में बात की गई है, मतलब पेपर्स मीन्स न्यूज़पेपर। ओके, ये आपको मोस्टली आते होंगे, इनमें से बहुत सारे वर्ड्स से आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। पर मसला ये है कि अब आपने ये सारे क्वेश्चन ये देखे हैं, मतलब ये फ्रेजेस भी देखी हैं, पर आपको आंसर कैसे देना होगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स दी पैसेज। अब आपके दिमाग में ये पॉइंट्स तो होंगी पेपर में, तो आपने अगर आपको इजी लगे तो आप रफ ड्राफ्ट पे ये लिख लें। हर एक क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स उसके अंडर में जो आपको इस पैसेज को रीड करते वक्त जो पॉइंट्स मिले ना, आप वो लिख लें, साइड में उसमें लिख लें, राइट। तो वो आपके लिए आसानी होगी। अब ये जैसे हम लोग इसको रीड करते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी रीड कर लिया था पर मैं आपके लिए अभी रीड कर रही हूँ इसको। My father was a big in work
within days of his return home. He had a spill in the shipyard, where the last of the great Belfast liners, the Canberra, was under construction, and then moved to an electronics firm in the east of the city. अच्छा, अब इनके फादर जो थे अर्ली डेज में, जब बेक हिज फादर वाज अ बेक इन वर्क, वो अपने काम पे वापस गए विद इन द डेज ऑफ हिज रिटर्न होम। जब वो घर आए थे तो उसके बाद वो अपने काम पे वापस गए, एंड ही हैड अ स्पिल इन द शिपयार्ड। मीन्स स्पिल इन द शिपयार्ड मीन्स ही वर्कड इन द शिपयार्ड फॉर सम टाइम, राइट। उन्होंने क्या किया, शिपयार्ड में काम किया थोड़े अरसे के लिए। वेयर द लास्ट ऑफ द ग्रेट बेलफास्ट लाइनर्स, जो कैनबरा है, वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड देन मूव्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्स इन द ईस्ट ऑफ द सिटी। अब उस पर एक जो थी कैनबरा, एक शिप थी जो जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, राइट। वो कैनबरा एक नाम है, एंड वॉज अंडर द कंस्ट्रक्शन, वो मतलब बन रही थी। एंड देन मूव्ड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्स इन द ईस्ट ऑफ द सिटी। उसके बाद वो कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म में चले गए जो ईस्ट में थी, जो वहाँ का सिटी था उसके ईस्ट में थी। These were the days when the computers were the size of small houses and were built by the sheet metal workers. अब वो ये जो टाइम था वो ऐसा टाइम था कि उस टाइम जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही बड़ी साइज़ के होते थे। जैसे स्मॉल हाउसेस होते हैं, आपके छोटे छोटे घर होते हैं, उतनी साइज़ के कंप्यूटर्स होते थे। एंड वो बिल्ट बाय द शीट मेटल वर्कर्स, वो जो है वो उनको ये वर्कर्स बनाते थे, शीट मेटल वर्कर्स उन पे काम करते थे। मतलब वो बहुत बड़ी साइज़ के थे सिंपली, राइट। अब आगे है कि a short time after he started in his job, one of his colleague was sacked for taking off time to get married. अब थोड़े ही अरसे में क्या हुआ, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर, थोड़े ही अरसे के बाद क्या हुआ कि ही स्टार्टेड इन द जॉब। जब उन्होंने वो जॉब करना शुरू की तो उनका एक कलीग था जो उनके साथ काम करता था, उनको क्या किया गया, जॉब से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने क्या ली थी, छुट्टियां ली थी। किसके लिए, क्योंकि ही वांट टू गेट मैरी, वो शादी करना चाह रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने छुट्टियां ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जॉब से निकाला गया। द वर्क फोर्स वेंट ऑन स्ट्राइक टू गेट द कलीग रीइंस्टेटेड, राइट। अब जो दूसरे वर्कर्स थे उधर जो काम करते थे, उन्होंने क्या की, स्ट्राइक की। अब वर्कर्स जो होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, राइट, पर जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या करता है, वो लॉकडाउन करते हैं। पर यहाँ पे बात हो रही है वर्कर्स की, तो वर्कर्स ने क्या की, स्ट्राइक की, क्योंकि वो वर्कर्स का ये जो है वो लीगल राइट होता है। अगर आपने बिजनेस पढ़ा हो या आपने ये चीज़ें पढ़ी हों, बहरहाल उनका इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, पर वर्कर्स ने क्या की, स्ट्राइक की। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उस कलीग को फिर से उसी सेम पोजीशन पे, उसी सेम जगह पे वो काम करना देखना चाह रहे थे, राइट। एंड द डिस्प्यूट ड्यूब्ड द हनीमून स्ट्राइक। अब ड्यूब्ड का मैंने आपको बताया कि नेम्ड। अब वो जो डिस्प्यूट था, या आप उसे स्ट्राइक बोलें, उस स्ट्राइक को नाम दिया गया हनीमून स्ट्राइक। मेड द बेलफास्ट पेपर्स, जिनको मतलब पब्लिश किया गया था बेलफास्ट के पेपर्स में, मतलब न्यूज़पेपर में उस चीज़ को मतलब हाईलाइट किया गया इस चीज़ को। आगे ये बोल रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ये फ्रेजेस भी पूछी गई थी, तो आप इनको माइंड में रखें। माई मदर टोल्ड मी नॉट लॉन्ग अगो दैट शी एंड माई फादर विथ 4 यंग सन्स वर हिट सो हार्ड बाय दैट स्ट्राइक। अब ये अपनी मदर के बारे में बता रहा है कि मेरी माँ ने मुझे बोला, मेरी मदर ने मुझे बोला, मेरी वालदा ने मुझे बोला कि वो और उनके जो फादर थे, मतलब उनके फादर और उनकी मदर अपने 4 बेटों के साथ क्या हुए थे, बहुत ही उन्होंने हार्ड टाइम देखे, सख्ती देखी, या मुश्किलातें झेली, या डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया उन्होंने बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइक। ये जो स्ट्राइक हुई थी
उसकी वजह से जो हनीमून स्ट्राइक हुई थी, उस वर्कर की वजह से, जो वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी, तो उसकी वजह से इन्होंने बहुत ही सख्त और डिफ़िकल्ट टाइम देखा. That for years afterwards they were financially speaking running to stand still, और फाइनेंशियली वो जो है बहुत ही क्या हुए, उन्होंने डिफ़िकल्टीज देखी, और वो मतलब उस स्ट्राइक की वजह से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुए. आगे चलते हैं. I don't know how the strike ended, but whether or not the colleague got his old job back and he was soon in another better one. अच्छा, अब ये बता रही है कि मुझे तो नहीं पता कि ये स्ट्राइक एंड कैसे हुई, मतलब ख़त्म कैसे हुई, पर मुझे ये पता है कि जो है वो उनको वो ओल्ड पोजीशन जो थी, ओल्ड जॉब जो थी, जिसकी वजह से स्ट्राइक हुई थी, वो उनको वापस मिल गई. पर उन्होंने क्या किया, उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी किसी और जगह पे मिल गई, तो उन्होंने उस जॉब को ऑप्ट किया. मीन्स ही वॉज सून इन एन अदर बेटर वन, मतलब उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दूसरी मिल गई, तो वो उस उन्होंने दूसरी जॉब की. एंड आई रिमेंबर विजिटिंग हिम and his wife when I was still quite young in their new bungalow in Belfast northern suburbs. I believe they left Belfast soon after the troubles began. अब ये नॉर्थ में सबअर्ब्स की बेलफर्ड की बात हो रही है. ये एरिया है जहाँ पे उनकी मदर अपने इस ऑथर को बता रही है कि मुझे याद है जब मैं उनके पास गई थी, मैंने उनको विज़िट किया था, और उनकी वाइफ थी, एंड मैं भी उस टाइम बहुत ही यंग थी. एंड मतलब मैं भी उस टाइम जैसे यंग हम कहते हैं, नौजवान थी या यंग थी, और उनका न्यू बेंगलो था नॉर्थ में, राइट. एंड आई बिलीव दे लेफ्ट बेलफास्ट सून आफ्टर द ट्रबल्स बिगिन. अब ये ट्रबल्स की बात हो रही है कि क्या था, मतलब उस टाइम कौन से ट्रबल्स थे. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वो था क्या, मतलब उस टाइम क्या था, कौन से ट्रबल्स की बात हो रही है कि उन्होंने वो जगह भी छोड़ दी, राइट, जब वो ट्रबल्स स्टार्ट हुए, राइट. अब आगे बोल रहा है, माई फादर देन वॉज 37 द एज आई एम टुडे. उस टाइम मेरे फादर जो थे, वो जो एज है मेरी आज 37, वो उस टाइम 37 के थे. ये माई फादर, ये माई फादर है. माई फादर एंड आई आर फादर एंड सन, which is to say we are close without knowing very much about one another. अब ये बोल रहा है कि मैं और मेरा फादर, हम ऐसे मतलब फादर एंड सन थे, ऐसे एक मतलब ऐसे बेटे और ऐसा हमारा रिलेशन था. इन सिंपल वर्ड्स हम कहें कि हम लोग ऐसे फादर एंड सन थे कि विच इज़ टू से वी आर क्लोज विदाउट नोइंग वेरी मच अबाउट वन अनदर, कि हम लोग जो है वो हमें एक दूसरे के बारे में इतना नहीं पता होता था. क्लोज तो होते थे पर हमें एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता था, या हम लोग ये डिस्कस नहीं करते थे इवेंट्स को, चीज़ों को, राइट. वी टॉक अबाउट इवेंट्स रादर देन इमोशंस. इट मीन्स कि हम लोग जो इवेंट्स होते थे उस टाइम, उनके बारे में तो बात करते थे कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये हो गया, मतलब ये इवेंट अकर हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, ये चीज़ें हुई, पर हम ये नहीं डिस्कस करते थे कि हम उन चीज़ों के बारे में क्या फ़ील करते हैं, या हमारे इमोशंस क्या हैं उन चीज़ों के बारे में, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, राइट. वी केप्ट फ्रॉम ईच अदर सर्टेन ऑफ आवर होप्स एंड फियर्स एंड डाउट्स. हम क्या करते थे, एक दूसरे से कुछ चीज़ें छुपाते थे, या हम लोग दिल में रखते थे, जो हमारी एक उम्मीद थी, या एक डर था, या एक जो है वो डाउट था, जो स्किप्टिसिज्म था, या हम लोग डुबियस रहते थे, या हम लोग फियरफुल थे. तो हमारे जो इमोशंस थे, हम लोग वो छुपाते थे एक दूसरे से. आई हैव नेवर फॉर इंस्टेंस आस्क्ड माई फादर वेदर ही हैज़ dwelled on
the direction his life might have taken if at certain moments he had made certain other choices. Whatever, he found himself with 1.5 million of his fellow living in what was in all but name a सिविल वॉर. अच्छा, उस टाइम अब देखें ये ट्रबल्स किस चीज़ के थे. उस टाइम क्या था, सिविल वॉर था. तो ये सारे जो है वो अनसर्टेन थे, इनको कोई चॉइस नहीं थी, इनको कुछ पता नहीं था. बहुत सारे और लोग भी थे इनके साथ, 1.5 million ऑफ फेलोज़, जिसे इसमें लिखा गया है लिविंग इन व्हाट वाज इन ऑल बट नेम अ सिविल वॉर. उस चीज़ को इस सिविल वॉर था मतलब उस टाइम. तो एज अ ग्रोन अप I try often to imagine what it must be like to be faced with such a situation. As a grown up, I try often to imagine what it must be like to be faced with such a situation. जैसे कि मैं जो है वो छोटा था या ग्रोन अप था, तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ कि उस टाइम मतलब क्या थी, मतलब कौन सी सिचुएशन थी, क्या चीज़ें थी. तो मतलब ये एक चीज़ को इमेजिन कर रहा है, राइट. व्हाट इन द प्रीवियस course of your life prepares you for arriving as my father did at the scene of the bomb blast, close to your brother's place of work, and seeing what you suppose from the color of the hair to be your brother lying in the road, only to find that you are grading the remains of the women. अच्छा, अब ये देखिए, अब ये चीज़ें जो है वो जैसे ही उनके फादर जो थे ना, उनको ऐसा लगा जैसे वो अपनी मतलब बम ब्लास्ट हुआ उस जगह पे जहाँ पे उनके ब्रदर काम करते थे, तो उस जगह पे जब बम ब्लास्ट हुआ तो जो कलर था हेयर का, उनको उस चीज़ को देख के उनको ये लगा कि ये उनके भाई हैं जो मतलब रोड पे पड़े हुए हैं, मतलब बिखरे हुए और लाइक. पर असल में था क्या कि वो एक वुमेन थी, राइट, जो पड़ी हुई थी ज़मीन पे और लाइक द क्रेडिंग द रिमेन्स ऑफ द वुमेन. तो वो मतलब एक औरत थी जो पड़ी हुई थी, बट उनको ये लगा कि ये उनका भाई है. उनको कलर, बालों का जो कलर था उससे ये लगा. तो अगर हम लोग इस कॉम्प्रीहेंशन को अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें तो उस टाइम तीन चार चीज़ें हुई थी. जैसे वो वर्क करते थे एक शिप में, इलेक्ट्रॉनिक फर्म में, जैसे उन्होंने काम किया. फिर उधर कंप्यूटर्स थे बहुत बड़े लाइक स्मॉल हाउसेस की तरह. फिर क्या हुआ उसके बाद जो है वो अपने इमोशंस जो थे, अच्छा मेन चीज़ जो हुई थी, तो उनके जो कलीग थे उनको सेक किया गया था, फायर किया गया था जॉब से, क्योंकि उन्होंने छुट्टियां ली थी किस चीज़ की, क्यों बिकॉज ही वांटेड टू गेट मैरी, एंड उसकी वजह से उनको निकाला गया था. फिर वर्कर्स ने क्या किया, उन्होंने स्ट्राइक की, जिनको हनीमून स्ट्राइक का नाम दिया गया. फिर उनको वापस अपनी पोजीशन पे जो है वो मतलब रखा गया जो उनको मिली हुई थी. फिर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिर वो वहाँ से चले गए. फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट चीज़ें हुई, जैसे ट्रबल्स की बात की गई थी, तो ये चीज़ें थी. सिविल वॉर था उस टाइम, डर था. ये दोनों जो फादर एंड सन थे वो इवेंट्स डिस्कस करते थे, बट अपने इमोशंस, होप्स, फियर्स, डाउट्स डिस्कस नहीं करते थे. तो ये सारी चीज़ें, बम ब्लास्ट हुआ और जो है वो फियर का आलम था, डिफरेंट चीज़ें थी. तो ये जैसे मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर तो बन गई. तो वो मतलब उस टाइम था क्या. अब आपने, मुझे लगता है कि अपना रफ़ ड्राफ्ट बना लिया होगा, राइट. रफ़ ड्राफ्ट में आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिख ली होंगी. अब आपको मूव क्या करना है, आपको फाइनल ड्राफ्ट पे फाइनल क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने होंगे आपको. तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखें, अपने आंसर्स लिखें. तो आप लिख लें, इसको वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर्स लिखें, क्योंकि इसके बाद में आपको मैंने जो खुद आंसर्स लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो मैं आपको दिखाऊंगी, राइट.
आई थिंक आपने जो है वो लिख लिए होंगे अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो अब मैं मूव करती हूँ अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ, राइट? ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द पैसेज व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रबल्स द राइटर मेंशंस। अब ये जो थी वो, अब जहाँ से मैंने ये पैसेज लिया है ना, उसमें मिस्टेक्स थी, जैसे द को ही लिखा हुआ है, तो आप अंडरस्टैंड खुद ही कर सकते हैं कि क्या वर्ड हो सकता है। जैसे मैं रीड कर रही हूँ तो मैं उनको सही रीड कर रही हूँ। तो कौन से ट्रबल्स थे? अब मेरा आंसर ये है कि उस टाइम क्या था, सिविल 20th सेंचुरी थी, जिसमें जो है वो ये नॉर्दर्न आइलैंड की बात हो रही है। उसमें क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था, पॉलिटिकल अपहेवल थी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट था, वायलेंस था, सिविल अनरेस्ट थी, स्ट्रगल था, यूनियनिस्ट जो होते हैं, यूनियंस कौन बनाते हैं, वर्कर्स बनाते हैं, तो उनके बारे में मैंने लिखा है। तो वो क्या था, उस टाइम जो था वो वॉर की कंडीशन थी, स्ट्रगल कर रहे थे लोग, लोगों को मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे अगर किसी ने जो है वो ऑफ लिया तो उनको जॉब से ही निकाला गया। ये तो रिवॉल्यूशंस आए और उसके बाद जो है वो जाके, जैसे हम लोग जो है वो HR मैंने पढ़ी है, ह्यूमन को हम लोग रिसोर्स समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन इज़ अ रिसोर्स, ह्यूमन इज़ नॉट अ लाइबिलिटी, ह्यूमन इज़ नॉट द बर्डन, बट ह्यूमन इज़ द एसेट। वो क्यों एसेट है? क्योंकि वो इनोवेटिव आइडियाज़ लाता है, वो इरिप्लेसेबल है, वो वैल्यूएबल है। वो ह्यूमन जो होता है उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जोड़ जो है ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, वेल स्किल्ड, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं जिस इदारे के पास, तो वो सबसे अच्छा इदारा समझा जाता है, राइट? तो इसमें भी वो बात कर रहा है कि उस टाइम जो है वो वर्कर्स की यूनियंस थी, और उस टाइम वर्कर्स को जो है वो ट्रीट किया जाता था लाइक दी मशीन्स। सिविल वॉर था, अनरेस्ट थी, 20th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो थी उस टाइम। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर वर सेवरल ट्रबल्स विच पीपल वर फेसिंग एट दैट टाइम। द वर्कर्स वर ट्रीटेड लाइक machines and it can be witnessed from the example which author had given about one of the co-worker who was fired because he took few days leave for wedding. As a result of that, workers went for the protest to get their rights, which have negative impact on their families as they do not have enough food to eat. जैसे उनकी मदर बोल रही थी कि I was hit hard, we were hit hard by this strike, तो उनके पास enough food नहीं था. Another issue or the trouble which they have was of the civil war and the fear which was affecting millions of the people. तो ये मैंने आंसर लिखा है जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश, और सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, इजी सेंटेंसेस बनाएं, और कोई भी एग्जॉजरेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल लिखें, जो आपने अंडरस्टैंड किया है, रिफ्लेक्शन ली है पैसेज से, आप वो लिखें, राइट? आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर वाज द वर्किंग कंडीशन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म वेयर हिज फादर वर्कड। अब उस टाइम क्या थी, कौन सी वर्किंग कंडीशंस थी जहाँ पे उनके फादर जो है वो काम करते थे? द वर्किंग कंडीशंस इन द इलेक्ट्रॉनिक फर्म वर द where the author's father worked can be inferred from the fact that the company was a large and focused on making computers. The author does not specifically mention the conditions, but he does mention that the colleague was fired for taking time off for a wedding, which indicates that the company may not have been very flexible or understanding ऑफ द वर्कर्स पर्सनल लाइफ्स। तो वो नहीं समझती थी उस टाइम जो वर्किंग कंडीशंस थी उस मतलब कंप्यूटर्स की जो फर्म थी उसके बारे में इतना डिस्कस नहीं किया गया कि क्या वर्किंग कंडीशंस थी, हैज़ार्डियस थी, कैसी थी, बट ये लिखा गया है कि हाँ फ्लेक्सिबल नहीं थी।
रिजिडिटी बहुत थी, वर्कर्स को वो हार्ड टाइम देते थे, बहुत ही उनको जो है वो तंग किया जाता था। तो हिज फादर वर्कड इन इलेक्ट्रॉनिक फर्म। एट दैट टाइम द कंप्यूटर्स वर ह्यूज लाइक अ स्मॉल हाउसेज एंड they were made by the people who worked with the sheet metals, and the working conditions were not good because they fired workers quickly when they want holiday for मेजर लाइफ इवेंट्स लाइक मैरिज etc। तो ये मैंने आंसर लिखा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। अपने वर्ड्स में लिखें, जो भी लिखें, पर इतना लिखें कि अगर जो ऑथर है, जो रीडर है, उनको अगर आपकी एक पॉइंट अच्छी ना लगे तो दूसरी जो आप पॉइंट लिखे वो उनको सेटिस्फाई कर ले। आप एटलीस्ट इतना लिखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज हिज फादर्स कलीग सिक्ड। उनके जो फादर के कलीग थे उनको क्यों फायर किया गया, जॉब से उनको क्यों निकाला गया? बिकॉज ही टुक ऑफ वर्क टू गेट मैरिड। उन्होंने क्या ली थी? छुट्टी ली थी ताकि वो शादी कर सके। हाउ डज द राइटर शो दैट एज अ फादर एंड अ सन दे डू नॉट नो मच अबाउट ईच अदर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि वो इवेंट्स पे बात करते थे, अपने इमोशंस ज़ाहिर नहीं करते थे, अपनी थॉट्स, फियर्स, डाउट्स वो नहीं बताते थे, नहीं एक दूसरे को जो है वो अपनी दिल का हाल जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो द आंसर इज़ द ऑथर शोज दैट ही एंड हिज फादर डू नॉट नो मच अबाउट ईच अदर बाय स्टेटिंग दैट दे मोस्टली डिस्कस इवेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम द पास्ट, बट दे avoid talking about their emotions and personal thoughts related to those events, and they keep their hopes, fears and doubts to themselves। देखिए, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने इनका आंसर लिखा है। अब नेक्स्ट ये जो फ्रेजेस पूछी गई थी हम उस पर आ जाते हैं। एक्सप्लेन द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रेजेस इन द पैसेज। मेड द बेलफास्ट पेपर्स, हेड ए स्पिल, ड्यूब्ड, वॉज सेक्ड, हिट हार्ड। तो मेड द बेलफास्ट पेपर का मतलब ये है, इट मीन्स इट वॉज पब्लिश इन द बेलफास्ट न्यूज़ पेपर दैट वर्कर्स हैड डन प्रोटेस्ट एंड इट वॉज नेम्ड एज हनीमून स्ट्राइक। ये सारा जो स्ट्राइक हुई थी, हनीमून स्ट्राइक को जो नाम दिया गया था जिस स्ट्राइक को, वो किस में आ गई थी? जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो स्ट्राइक हुई थी, वो न्यूज़पेपर, बेलफास्ट न्यूज़पेपर की न्यूज़पेपर थी, उसमें ये पब्लिश हो गई थी चीज़। तो मेड द बेलफास्ट पेपर्स, इसका मतलब ये है। हेड स्पिल मीन्स थोड़े वक्त के लिए जो उनके फादर ने काम किया था, इट मीन्स हिज फादर वर्कड इन अ शिप फॉर सम टाइम, राइट। ड्यूब्ड का मैंने आपको ऑलरेडी मतलब बता दिया था, मीन्स नेम्ड एज अ स्ट्राइक डन बाय द वर्कर्स इन द बेलफास्ट वॉज अ ड्यूब्ड एज मीन्स नेम्ड एज अ हनीमून स्ट्राइक, राइट। द नेक्स्ट वन इज वॉज सेक्ड मीन्स was fired from the job। hit hard means severely affected as the author's family was hit hard by the strike। अब ये सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये इधर जो है वो सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अगर आप जो है वो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरा लेक्चर, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share my content with the other people because it keeps me motivated। and आपको नहीं पता कि हम लोग कितने efforts लगाते हैं, एक एक चीज़ को लिखते हैं, गैदर करते हैं डेटा, फिर हम लोग आपके लिए लाते हैं, PPTs बनाते हैं, लेक्चर्स बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और डिफरेंट चीज़ें करते हैं बैकग्राउंड में जो आपको नहीं पता होती कि एक एक लेक्चर को बनाने में कितना टाइम लगता है, कितने एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने जो है वो थॉट्स अगर कमेंट्स में लिखेंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। और अगर आप रेगुलरली मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो मैं ये रेगुलरली क्लास लेती हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग and stay blessed always। Thank you। Allah Hafiz।